रेस्क्यू ऑफिस फैसलाबाद जो एक कॉल पर मुश्किल में फंसे लोगों की मदद को पहुंच जाता है। लाइव कॉल्स कैसे ली जाती हैं और ये इदारा फैसलाबाद में कितने सालों से काम कर रहा है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेस्क्यू 11/22 ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जो कि ऐसा मिसाली और मुनफरिद इदारा है जो हमा वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। रेस्क्यू के ये नौजवान बगैर किसी तासुब, रंग, नस्ल के मदद के लिए तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं कि कॉल्स कैसे ली जाती हैं और इससे अगला क्या प्रोसेस होता है और संगीन हालात पर कैसे काबू पाया जाता है, जानिए इस वीडियो में। इस वक्त मेरे साथ रेस्क्यू ऑफिस के कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे इदारे के मुतालिक जानते हैं। फैसलाबाद में रेस्क्यू के कितने इदारे हैं? फैसलाबाद में रेस्क्यू के 14 स्टेशन हैं। तो सेंट्रल स्टेशन या हेडक्वार्टर जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं, ये कंट्रोल रूम GTS चौक में वाक़या है, जहाँ पे पूरे फैसलाबाद डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट की कॉल्स इधर हमें मिलती हैं। और फैसलाबाद इदारे जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं, इनके पास कितनी व्हीकल्स हैं? ये हमारे पास 40 एम्बुलेंसेस हैं और 30 के करीब हमारे जो हैं फायर व्हीकल्स हैं और 100 के करीब हमारे पास मोटर बाइक्स हैं। और एक दिन में कितनी कॉल्स रिसीव हो जाती हैं आपको? अभी तकरीबन एवरेज हमें 1200 से 1400 के करीब टोटल कॉल्स मसूल हो रही हैं, जिसमें हमारी एमरजेंसी कॉल्स हैं वो 400 के करीब एमरजेंसी कॉल्स हैं। और बोगस और डिस्टर्बिंग कॉल्स का अभी भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अभी हेड ऑफिस से एक कैंपेन लॉन्च हुई थी, जिस पे अभी हमने ना IVR चलाया हमारी हेल्पलाइन में, जिस पे वो पहले पूछता है कि अगर ये एमरजेंसी की कॉल है तो आपने किस नेचर की कॉल पे जो है वो डायल करना है। नंबर 1 प्रेस करेंगे तो वो मेडिकल की कॉल मिलेगी, नंबर 2 पे रोड एक्सीडेंट की कॉल मिलेगी। तो इस वजह से पहले हमारी कॉल्स 4000 के करीब थी। जैसे ये फ़िल्टर IVR लगा है, उसके बाद हमारी नंबर ऑफ़ कॉल्स बहुत कम हो गई हैं, अब 1200 के करीब आ गई हैं। तो जब एक जैव कुआं पे आपकी टीम जाती है और उसके बाद जब हॉस्पिटल छोड़ने जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है उसके बाद? ये तो एमरजेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर इस एमरजेंसी की नेचर ऐसी है कि पेशेंट शिफ्टेबल है तो उसको हम नियर बाई जो फैसिलिटी गवर्नमेंट फैसिलिटी हम कोशिश करते हैं उसको नियर बाई फैसिलिटी में हम उसको एडमिट करवाएं। जैव कुआं तक पहुंचने के लिए कितना टाइम दरकार होता है आपको? जो स्टैंडर्ड हमारी सर्विस का टाइम वो 7 मिनट हमें चाहिए। हमारी जो एमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ लोकेशंस पे हमने डिप्यूट की हुई हैं, जिसको हम की पॉइंट कहते हैं, ताकि हमारी जो एमरजेंसी में रसाई है वो कम से कम वक्त में हो सके। सर, रेस्क्यू में जो बाइक्स की सर्विसेज है, इसका क्या प्रोसेस होता है? जी ऐसा है कि जो हमारी बाइक्स हैं ये बेसिकली हमारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल होती है, ताकि जो भी, क्योंकि रशी एरियाज़ में एम्बुलेंस का पहुंचना ज़रा मुश्किल होता है, तो हमारी जो बाइक्स हैं ये भी हमारी रिमोटली खड़ी होती हैं, ताकि जब हम कोशिश करते हैं जैसे ही एमरजेंसी की कॉल आती है तो सबसे पहले हम अपनी बाइक को मूव करवाएं। उससे ये होता है कि बाइक का हमारा 3 से 4 मिनट में उस जगह पे पहुंच जाती है, और अगर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो कि बंदा शिफ्टेबल हो तो फिर हमें वो एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देते हैं, तो हमारी एम्बुलेंस जो है वो 5 से 7 मिनट में लोकेशन पे पहुंच जाती है। बाइक का मकसद यही है कि हम लोगों तक रसाई जो है वो कम से कम वक्त में करें। इस इदारे के साथ कितने लोग मुंसलिक हैं? जी फैसलाबाद में तकरीबन 800 के करीब हमारा रेस्क्यू का स्टाफ है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स लगे हुए हैं, ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? जी अभी रिसेंटली ये 1 ईयर हो गया, हमारा जो कॉलिंग सॉफ्टवेयर था ये टोटली चेंज हो गया। अब हमारा जो सिस्टम है ये 1 विंडो ऑपरेशन बन गया। पहले हम जब हमारा पहला सॉफ्टवेयर था, हम वायरलेस बेस हमारा कम्युनिकेशन निज़ाम था, तो हम क्या करते थे कि कॉल लेते थे और अपना वायरलेस के थ्रू गाड़ियों को डिस्पैच करते थे, इन्फॉर्मेशन पास करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हमारा 1 विंडो ऑपरेशन है, जैसे ही कॉल आएगी एजेंट ड्यूरिंग द कॉल ही हमारी जो एमरजेंसी, या आप देख सकते हैं फैसलाबाद के ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो खड़ी हैं। तो जैसे ही हमें एमरजेंसी कॉल आती है तो हम उसके नियर बाई उसको स्पॉट को देखते हैं कि हमारी कौन सी नज़दीक तरीन गाड़ी कौन सी है एमरजेंसी व्हीकल, तो हम उसको ऑनलाइन ही डिस्पैच कर जाते हैं और ऑनलाइन ही उसको हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और वो लोकेशन पर कम से कम वक्त में पहुँच जाता है। ऑन रोड एक एमरजेंसी सिचुएशन में कॉलर को क्या करना चाहिए? एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है? ये आइडिया यही है कि एज सुन एज़ पॉसिबल वो सबसे पहले एमरजेंसी हेल्पलाइन पे हमें आगाह करे, और उसको रोड पे, अगर वो रोड पे पड़ा है तो उसको थोड़ा सा रोड से हटा के थोड़ा सा सेव कर ले और हमें रेस्क्यू 112 को कॉल करे, ताकि बर वक्त पहुँच के उसकी मदद की जा सके। सर, फैसलाबाद में काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो एम्बुलेंस को जब रास्ता नहीं दिया जाता तो उस सिचुएशन में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है या क्या करना चाहिए?
जी, ऐसा है कि अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है कम्युनिटी ट्रेनिंग्स का मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम लोगों को वहाँ पे अवेयर करते हैं कि जैसी एम्बुलेंस या किसी भी इमरजेंसी व्हीकल का आप सायरन सुनें तो उसको रास्ता दें। तो ट्रैफिक वार्डन्स भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं इस मामले में। तो लोगों को भी काफ़ी शऊर आ गया है। जब स्टार्ट सर्विस हुई थी तो लोग कोशिश करते थे कि एम्बुलेंस के साथ साथ हम भी रास्ता बना के निकल जाएँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं और एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही वो हमें रास्ता दे देते हैं। ये जो हेड ऑफिस है इधर आम लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है? जी बिल्कुल, हमारा एक पूरा विंग बना हुआ कम्युनिटी अवेयरनेस विंग है, जहाँ पे हम लोगों को बेसिक कोर्स करवाते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्स करवाते हैं कि अगर उनके घर में उनके अजीज़ अकारब में करीब तरीन कोई भी एमरजेंसी हो और वो इनिशियल फर्स्ट एड दे के तो उनको क्योर कर सकें, और तब तक हमारी 112 सर्विस वहाँ पे नहीं पहुँचती तब तक उनको इनिशियल फर्स्ट एड दे सकें। सर, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं आपकी वो क्या कहती हैं? कितनी कॉल्स आपको रिसीव हुई और कितने आपने रिस्पॉन्ड किया? लास्ट मंथ हमें तकरीबन 10,000 के करीब एमरजेंसी कॉल्स जो हैं वो हमने उन पर रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें 2,000 के करीब हमारे रोड एक्सीडेंट्स थे और 6,000 के करीब मेडिकल एमरजेंसीज़ थी, और उसमें जो बिल्डिंग गिरने के वाक़यात थे वो 22 थे और 11 लोगों के डूबने के वाक़यात थे। हाइट से गिरने के 224 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और तकरीबन 364 लोग जो हैं वो डेथ हुई है इन सितंबर। सर, सबसे ज़्यादा कौन सी कॉल्स आती हैं, किस केस की कॉल आती हैं और उस पे बचने के लिए क्या हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं? जैसे कि अभी जो रिसेंट हमने डाटा अपना रिव्यू किया उसमें हमें रोड एक्सीडेंट्स की कॉल्स हैं और उसमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक तो वो हेलमेट यूज़ करें, दूसरा सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं वो मोटरसाइकिल यूज़ ना करें, प्रॉपर लाइसेंस लोग अपनी बाइक चलाएं और अपनी स्पीड लिमिट को बरकरार रखें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। सर, आखिर में लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि यही है कि लोग इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले 112 को डायल करें और बेसिक कोर्सेज जो हैं रेस्क्यू ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम और कैडरे है जिसपे लोगों को बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अपने करीब तरीन लोगों में इमरजेंसी की सूरत में उनकी मदद कर सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू फैसलाबाद ऑफिस के कंट्रोल रूम में, जहाँ ज़िले भर की एमरजेंसी कॉल्स को डील किया जाता है और एक कॉल एजेंट सर शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कॉल को कैसे डील करते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि जब एक जाए वकुआ से कॉल आती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में होता है कि ये जगह कौन सी है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पे पहुंच सकें। उसके बाद हम कॉलर से ये पूछते हैं कि कितने पेशेंट हैं, ज़्यादा पेशेंट है तो फिर उस हिसाब से हम अपनी ज़्यादा गाड़ियाँ भिजवाते हैं, एम्बुलेंस भिजवाते हैं। अगर कोई बंदा फंसा हुआ है उस हिसाब से फिर हम अपनी एक स्पेशल व्हीकल होती है वो भिजवाते हैं। ये सारी डिटेल लेने के बाद हम डायरेक्टली कॉल करवाते हैं अपनी गाड़ी वालों से, उनसे बात करवाने के बाद वो भी बात करते हैं, बात करने के बाद फिर गाड़ी हमारी मूव हो जाती है। सर, जय वकुआ पे मौजूद जो हादसे का शिकार हुए हैं उनकी और जो एम्बुलेंस या जो भी ट्रीटमेंट देना है उनकी आप कैसे डायरेक्ट लिंक करवाते हैं? जी, ये हमारे सॉफ्टवेयर में ही ऐसा है कि डायरेक्टली हम अपने एम्बुलेंस स्टाफ और मोटर बाइक स्टाफ से बात करवाते हैं। उसी दौरान में हम कॉलर को होल्ड करवाते हैं। जब हमारी स्टाफ से बात होती है फिर उनको ऑनलाइन करवा देते हैं। हम भी उनकी बात सुन रहे होते हैं, वो भी हमारी बात सुन रहे होते हैं। हम यानी कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल बन जाती है। क्या हुआ क्या है सर, वहाँ पे मैं एम्बुलेंस स्टाफ से बात करवा रहा हूँ, उनको बात करके ना उनको एड्रेस बताना है आपने। इस बात का तयन कैसे किया जाता है कि जय वकुआ पर मोटर बाइक्स को भेजना है या एम्बुलेंस को भेजना है? जब कॉलर साहब हमें कॉल करता है ना तो उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि कितनी उसको इमरजेंसी है, और दूसरा हम जब डिटेल लेते हैं तो वो बताता है कि कितने पेशेंट हैं। अगर तो 3-4 पेशेंट हैं और ज़्यादा सीरियस हैं, ज़्यादा उनको चोटें हैं, तो फिर हमारी प्रायोरिटी में होता है कि हम एम्बुलेंस को भी साथ भिजवाएं। अगर नॉर्मल चोटें हैं तो उसके लिए हम जो करीबी पॉइंट होता है हमारा जो उस मोटर बाइक उनको मूव करवाते हैं। सर, जब कॉल रिसीव होती है तो आपके मॉनिटर पे मैप भी शो होता है, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? जी सर, पहले हमें कॉल आती थी ना तो हमारे पास ये मॉनिटर सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती थी। हम कॉल लेते थे, कॉल लेने के बाद हम अपने सब स्टेशन जो होता है उसको हम कॉल करते थे वायरलेस के थ्रू, तो उसमें थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा सर्व होता था। अब डायरेक्टली है जो करीबी पॉइंट होता है ना, अब उसको हम पिन पॉइंट करते हैं और उसी लोकेशन से अब देखते हैं कि जो करीब मोटर बाइक टीम है या एम्बुलेंस है तो उसको हम उधर से मूव करवा देते हैं। उसमें जो है वो रिस्पांस टाइम भी कम हुआ है, जल्दी से जल्दी हमारी गाड़ी जो है ना अप्रोच करती है।
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बियाँ। नाज़रीन, जिस तरह ये अहलकार लोगों की मदद करते हैं, इस तरह हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और बिलखसूस 1122 को बोगस और डिस्टर्बिंग कॉलों से इज्तनाब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।